आलमी बरादरी समेत पाकिस्तान और कश्मीरियों ने भारत के इन तमाम इक़दामात को मुस्तरद किया। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इन भारत के गासिबाना फ़ैसलों की पूरी तरह इनको रिजेक्ट कर चुकी हैं। ये वाज़ेह और दो टोक पैगाम दुनिया को मिलना चाहिए और भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। भारत के हुक्मरान अपने कलम से यकतरफा तौर पर कश्मीरियों की तकदीर का फैसला ना कर सकते हैं, ना कश्मीरियों का हक छीन सकते हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। फ़ौज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर की बहादुर अवाम के साथ खड़ी हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी लॉकडाउन, मकबूजा इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए गैर कानूनी भारतीय इक़दामात और इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली, ये सब बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और ख़ित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। अभी आपने सुना वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से ख़िताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि कायद आज़म बानी पाकिस्तान अलैहिर्रहमा ने जिस तरह कह दिया था कि पाकिस्तान की शारग है कश्मीर, हम उसको पंजाए इस्तबदाद से छुड़वाएंगे। उन्होंने तमाम तर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे असर नौ दोबारा से बात करने की भी नवीज़ सुनाई और कहा कि हम इस जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह नाज़रीन, अगर बात की जाए तो आज DGI SPR ने एक बड़ी पुरमग़ज़ और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कश्मीर के हवाले से पाक फ़ौज के अज़्म का आदा किया, क्योंकि वो तो करेंगे, जवान हमारे अगले महाज़ों पे शहादतें हासिल करते हैं। जब गोलाबारी होती है तो हमारे जवान ही खड़े होते हैं और पाकिस्तान की कोई भी सरहद ऐसी नहीं जहां हमारे जवान शहादत का जज्बा लेकर न खड़े हों। लेकिन उन्होंने ये भी बात की कि हमें पता है कि हमारे ख़िलाफ़ जो जहरीली मुहिम और प्रोपेगेंडा मुहिम कौन चलाता है, कहाँ से चलाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और जो इस मुल्क में ऐसे मामलात रवा रखेगा उसे कानून का सामना करना चाहिए और करना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी बातें पाक अफवाज के हवाले से ये कही जाती हैं कि हमारे इदारे तो पनप रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 1 साल में पाक फ़ौज और उसके ज़ेर इंतज़ाम इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में अदा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दुश्मन के जो वार हैं उसमें जो सहूलतकार हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। बैरूनी दुनिया से लेके अंदरूनी तक जो पैसे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़मूम प्रोपेगेंडा के अंदर, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के अंदर, और जो हमारे ख़िलाफ़ मुजाहरे कराए जाते हैं उस पर कितने ही पैसे खर्च हो रहे हैं। काश कि इसको पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, उसके मुआशी इस्तेहकाम के लिए, उसकी नेकनामी के लिए इस्तेमाल किया जाता। क्यों कर ऐसा नहीं हो रहा, इस पे भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि वो जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की जिद्दोजहद में शरीक थे, जब साने मशरक़ी पाकिस्तान हुआ तो बांग्लादेश की हसीना वाजिद ने चुन चुन कर उन लोगों को सज़ाए मौत दी। वो बारिश उमर रसीदा जो कहते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उनको पाबंदे सलासल भी रखा गया, मजालम उन पे किए गए और फिर उन्हें सजाए मौत दी गई। आज वही हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर फरार होती हैं और हिंदुस्तान के ज़रिए जाती हैं। हिंदुस्तान उनकी सहूलतकारी करता है, उन्हें महफूज रास्ता देता है। और फिर बांग्लादेशी आर्मी चीफ का ये कहना कि मखलूत हुकूमत बांग्लादेश के इंतज़ाम चलाएगी। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब फ़ारूक अक़दस। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके आने का। हमारे साथ स्काइप पे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब रिज़वानुर रहमान रज़ी। बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, बहुत बड़ा नाम, जनाब सलमान गनी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया
सलमान गनी साहब आपके वक्त का, और सीनियर साफ़ी तजियाकार सुमेरा खान, जिनके सवाल आज भी आपने देखे DGISPR से। बहुत शुक्रिया सुमेरा आपके वक्त देने का। फ़ारूक अक़दस साहब, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, लेकिन बिलतरतीब चलते हैं। कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, इस्तेहसाल, पूरी दुनिया में आज यौम इस्तेहसाल मनाया गया। जनाब वज़ीर आज़म ने और DGISPR ने उस पर तफसीली गुफ्तगू की, क्या फरमाएंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया फैज़ साहब। कश्मीर के हवाले से अब जो भी गुफ्तगू की जाए तो ऐसा लगता है कि गुफ्तगू हमने सुनी हुई है। इस मौजू पर इस हवाले से इतनी ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है। हमारा जो बयानिया है इस बारे में, हमारी जो सोच है, हमारा जो अज़्म है, हमारा जो इस्तक़लाल है, वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन उसमें कोई नयापन नहीं है। आज जो बात की जा रही है, आज का दिन जो है ख़ास तौर पर, वो इस हवाले से अहम है कि आज ही के दिन ग़ालिबन 2019 में जो ख़ुसूसी हैसियत थी मकबूजा कश्मीर की, वो ख़त्म कर दी गई थी, जिसके रिएक्शन में उस वक्त की हुकूमत के वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि जब तक ये स्टेटस बहाल नहीं होता हम भारत से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, और ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया उनसे बात करने का। दूसरे अवामिल और महरकात भी हैं, लेकिन इस इशू के बाद जो उन्होंने क्लोज़ किया था वो क्लोज़ है सारा मामला। तो हम फैज़ साहब सिफारतकारी के अंदर हम इस हवाले से पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, ब्रीफिंग वगैरह सारी बातें होती हैं। उसमें ये कहा जाता है कि सिफारतकारी के अंदर तमाम दरवाजे बंद नहीं किए जाते, कोई रोशनदान, कोई खिड़की जो है खुली रखनी चाहिए। ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक था उस वक्त की हुकूमत का, लेकिन ये कि तमाम दरवाजे बंद कर देने और ये कहना कि जब तक ये स्टेटस बहाल नहीं होगा हम कोई बात नहीं करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं था। इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। लेकिन फ़ारूक साहब, उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने मुज़फ़्फ़राबाद में खड़े होकर कहा था कि मैं अमेरिका से वापस आ रहा हूँ तो इकट्ठे चलेंगे हम कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और फिर मकबूजा कश्मीर में जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। जी कहा था, बहुत कुछ कहा जाता है। तो लेकिन ये कि देखिए वो अब देखें इस फैसला, ये फैसला ठीक था या गलत था, ये जो हमारे साथ दानिंदगान राज बैठे हैं तो वो इसके ऊपर बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर बात करें, हमारी थोड़ी सी मतलब हमें रहनुमाई करें कि क्या ये फैसला ऐसा होना चाहिए था या नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए अब सारी अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद सब कुछ देख लें, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके लिए आवाज़ उठाई जाती है। आज़ाद मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, आवाज़ उठानी चाहिए, इसको ज़िंदा रखना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन उसमें अब कुछ नयापन नहीं रहा। और मैं ये बड़ी माजरत के साथ और अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ, आप भी गवाह होंगे उसके, कि ग़ालिबन राजीव गांधी साहब आए थे इस्लामाबाद तो यहाँ से कश्मीर का बोर्ड हटा दिया गया था इस्लामाबाद से, और उसके ऊपर बहुत ले-दे हुई थी, बहुत शोर मचा था कि जनाबों का। लेकिन यह पुरानी बात है, लेकिन नई बात यह भी खासी अफसोसनाक है कि 2019 को जो फैसला हुआ था उसके बारे में यहाँ पर सामने ही आपसे को तकरीबन एक फरलांग के तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें ये रोज़ाना दिखाया जाता था 24 घंटे कि इस फैसले को इतना अरसा हो गया, इस फैसले को इतना अरसा हो गया, इतना टाइम, इतने घंटे, इतने दिन, इतने महीने, इतने मिनट, इतने सेकंड। अब वो ऐसी गुजरगाह थी जहाँ से तमाम सफारतकार गुजरते थे, तमाम अहम शख्सियात गुजरती थी, वो एक लम्हे के लिए सही लेकिन एक तवज्जो जो है उनकी मबज़ूल होती थी। अफसोस की बात है कि वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हटा दिया गया है। तो इन तज़ादात के ऊपर भी बात होनी चाहिए। हाँ, इस पर सलमान गनी साहब, फ़ारूक अक़दस साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि इस पर क्या ऐसा हो, क्या जहत होनी चाहिए, क्या वो तरीका होना चाहिए जिस पे चल के दोबारा से झंझोड़ा जा सके अक़वाम आलम को, और वो जो कुत्ते और बिल्ली के हुकूक के भी मुहाफ़िज़ होते हैं उनको कैसे फिर जुएँ शुएँ छोड़ी जा सकती हैं उनके ऊपर। साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मैं दो नुकात पर बात करूंगा। एक तो कश्मीर का कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख में अगर किसी एक इशू पर इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस का
तो वो कश्मीर काज है। और कश्मीर पाकिस्तान के खारजा इशूज के हवाले से एक कोर हसीयत रही है, और किसी भी हुक्मरान को ये जरूरत नहीं हुई कि वो अपने इस काज पर असरअंदाज हो सके। और मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान की सियासत में तनाव और टकराव के बावजूद अगर गुज़िश्ता 3 रोज के अंदर फलस्तीन और कश्मीर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ज़ेरे बहस आया है, तो फलस्तीन के हवाले से भी इस्माइल हानिया की शहादत पर भी एक मुश्तरका रेजोल्यूशन आई है। और आज भी सेनेट के अंदर जब यौम इस्तेहसाल कश्मीर डिस्कस हुआ है तो एक मुतफिका करारदाद सामने आई है, और बल्कि ये करारदाद अली जफर ने पेश की थी जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, और हुकूमत ने उसकी तायीद की। अब आ जाए यौम इस्तेहसाल कश्मीर, ये क्या है? देखें, बात ये कि 2019 5 अगस्त अगर आप आरएसएस का एजेंडा देखें और खास तौर पे मोदी के माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करें, तो मोदी साहब जब से बरसे इक़्तिदार आए हैं कि खुद भारत के अंदर भी कोई इस्तेहकाम नहीं आया, और ये उन्होंने बहुत पहले अपनी पार्टी का एजेंडा पेश करते हुए कहा था कि वो बरसे इक़्तिदार आकर कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करेंगे, और उन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये जो जब हम रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, जब हम उनके स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, तो हमें तारीख का हवाला ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान बना और जिस बुनियाद पे तक़सीम हिंद हुई, उसमें यह तय हुआ था कि जिस इलाके में जिनकी अक्सरियत होगी वहां पर उनकी हुकूमत होगी, और कश्मीर में वाज़ेह अक्सरियत मुसलमानों की थी। लेकिन 27 अक्टूबर 1947 को जबरदस्ती फौज कशी करके वहां पर हमला कर दिया गया। लेकिन सलाम पेश करना चाहिए कि ये कश्मीरियों की स्ट्रगल आज की स्ट्रगल नहीं है, कि कश्मीरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर लिया, और जब वो श्रीनगर की तरफ बढ़े तो फिर उनकी जो लीडरशिप थी इंडिया की, वो भागम भाग यूएन पहुंची, और यूएन के अंदर वो रेजोल्यूशन आई, और ये एक रेजोल्यूशन नहीं थी, ये 18 रेजोल्यूशन थी, और इंडियन रेजोल्यूशन ने तस्लीम किया कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल के तयन का इख्तियार मिलेगा। मैं समझता हूँ जब यौम इस्तेहसाल कश्मीर हम मना रहे हैं, तो ये बेवफाई खुद मोदी सरकार ने खुद अपने आइन को पामाल करके नहीं की, अपनी लीडरशिप से भी एक बेवफाई की है। और ये गेम जो है ये यूएन की कोर्ट में है, आलमी ताकतों की कोर्ट में है, कि वो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट देखते हैं। देखें, मशरकी तैमूर हो, सूडान हो, एरिट्रिया हो, जहां पर उनके इंटरेस्ट हैं वहां पर वो खुद रादियत भी लोगों को देते हैं, अपने मुस्तकबिल का इख्तियार भी देते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि 2 इश्यूज ऐसे हैं जिस पर मुतअद्दिद रेजोल्यूशन होने के बावजूद उनका एक मुनाफिकाना और जालिमाना तर्ज अमल सामने आता है, एक फलस्तीन और एक कश्मीर। और मैं सवाल ये उठाता हूँ कि क्या आलमी बरादरी और जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या ये फलस्तीनी और कश्मीरी ये जो है ये गोश्त पोस्ट के इंसान नहीं है, इनके खून का रंग सुर्ख नहीं है? और क्या मोदी साहब ने वहां पर कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा करके उसे एक बड़ी जेल बनाकर वहां पर 10 लाख फौज मुसल्लत करके क्या कश्मीरियों पे जज्बात और एहसासात पे वो असरअंदाज हो पाए? कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब कश्मीर के अंदर शहादतें ना हो, और फिर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वहां पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे ना लगते हो। और आज के दिन आप देख लें, दुनिया भर के कश्मीरी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का इक़दाम था, मोदी सरकार का फाशिस्ट चेहरा था, वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। सही। रिजवान रज़ी साहब, कश्मीर और उस इस्तेहसाल के हवाले से दुनिया भर में दिन तो मनाया गया, लेकिन आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज ही के दिन कश्मीर का जिक्र आया, लेकिन फिर जब सवाल आए तो अंदरूनी सहूलतकारों की बात हुई और स्मगलर्स की बात हुई और दहशतगर्दी करने वालों की बात हुई, बहुत सारे मामलात आए। बड़ी वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने भी मुकम्मल तौर पर सुनी। क्या उस पर क्या आप कहेंगे, क्या तबसरा कर सकते हैं कि कैसे मीडिया को भी फेक न्यूज़ का मुकाबला कैसे करना है, और सोशल मीडियम पे जो फटाफट चीज़ें फैला दी जाती हैं उसका तदारुक कैसे होगा? इस पे हम बात करेंगे और सुमेरा से भी सुनेंगे, ये वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ की जो अंदरूनी सूरत हाल। लेकिन मैं सलमान भाई की बात के अंदर एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि मोदी साहब के 2 वेंचर्स थे।
जो उन्होंने अपने इलेक्शन का मौजू बनाए थे और जो उन्होंने आगे एग्जीक्यूट किए। एक उन्होंने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर करनी थी और आज़ाद कश्मीर शारदा से पानी मंगवा के वहां पे राम की मूर्ति को गुस्ल देना था और ये उन्होंने किया। और दूसरा उन्होंने मकबूजा कश्मीर का जो खसूसी स्टेटस था वो खत्म करना था, जो उन्होंने किया। लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर अगर आप इंतखाबी नताइज को देखें तो वो बड़े शानदार तरीके से अयोध्या से भी हारे, जहां पे उन्होंने राम मंदिर तामीर किया। एक मतलब के भारत के 24 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर तामीर किया, वो राम मंदिर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी शानदार तरीके से हारी। इसी तरह मकबूजा कश्मीर से भी वो जो इंजीनियर साहब जो थे वो जेल में थे, वो जेल में रह के उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने वहां पे बीजेपी को शिकस्ते फाश दी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो भी इनकी फासिस्ट पॉलिसीज हैं और जो भी इनकी जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की जनसंघियों की, वो बैकफायर कर रही है। इंडियन सोसाइटी के अंदर उसके खिलाफ रिएक्शन आया है। अभी कुछ उनकी रियासतों के इंतखाबात होने हैं, वहां के नताइज के बाद कहा जा रहा है कि मोदी साहब के और इत्तेहादियों की जो सादा अक्सरियत है, ये सादा अकलियत में भी बदल सकती है अगर हम इसको इस तरह देख पाए तो। देखिए, जहां तक बात है 5 अगस्त की, भारत उसके बारे में जो मर्जी करता फिर। हमारा पहले दिन से जो बानियाने पाकिस्तान का स्टांस था अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, हमें उसी स्टांस के ऊपर रहना है और हम उसी स्टांस के ऊपर से जब हटे हैं, हमें सफारती तौर पे भी रुसवाई का सामना करना पड़ा है और इलाकाई सियासत में भी करना पड़ा है। हमने उसी स्टांस के ऊपर रहना है। और देखिए, मैं जब साउथ कोरिया गया तो वहां पे एक ऐसी वजारत में ले जाया गया कि जो कि यूनिफिकेशन ऑफ कोरिया के नाम से जानी जाती है, कि अगर नॉर्थ कोरिया हमारे साथ मिलेगा तो हम उसके साथ कैसे करेंगे। और दोनों कोरिया को अलग हुए आपको पता है कितनी दहाइयां गुजर चुकी हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर ये इस तरह के मसाइल बहुत जल्दी हल नहीं हुआ करते। बर्लिन वॉल को गिरते गिरते कितने 7 दहाइयां गुजर गई थी। तो ये मकबूजा कश्मीर वाले जो हैं वो कोई ज्यादा नहीं है, जद्दोजहद जारी है। अल्टीमेटली उन्होंने आना ही आना है, हमारे साथ मिलना ही मिलना है। लेकिन उस दौरान बहुत सारे मराहल दरपेश होंगे और उन मराहल को हमें खंदा पेशानी के साथ अपना स्टांस जो हमारे बुजुर्गों ने तय किया था, खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन, उससे दस्तबरदार नहीं होना। सही। सुमेरा, जिस तरह रिजवान साहब ये फरमा रहे हैं कि हमें अपना स्टांस जो है उसे उसी पे चलना है, उसे मजबूत करना है मज़ीद, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ कि जब अंदर से ही हमारे ख़िलाफ़ मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले सहूलतकार होंगे, बैरूनी दुनिया और हमारा दुश्मन होगा, तो फिर किस तरह सब मिल के पार्लियामेंट में आवाज़ आ गई मुश्तरका, लेकिन आप सोशल मीडियम पे देख लीजिए, पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है, और कभी माफ़ी नहीं मांगनी, कभी मांग लेंगे, कभी पाँव पढ़ लेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। ये सारा कुछ जो है, तो ये भी तो हमारे जो बेसिक कोर इश्यूज़ हैं उस पर कोई मजबूती पैदा तो नहीं करते ना। बहुत शुक्रिया आपका जवाद साहब। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तो सबसे पहले बहुत उन्होंने दो टोक अल्फाज में सबसे पहले तो उन तमाम अफवाहों का दम जो है वो घोट दिया गया है कि जिसके हवाले से पिछले 1.5 हफ्ते से हम सुन रहे थे कि कोई मदर ऑफ ऑल डील्स हो रही है या डील हो रही है या पैगामात भेजे जा रहे हैं, वसूल किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज उनसे बड़ा एक क्लियर क्वेश्चन एक सहाफ़ी ने किया और उन्होंने पहले उसका जवाब दिया और अच्छा लगा मुझे कि बहुत तफसील में जाए बगैर, किसी भी चीज को पॉलिटिसाइज किए बगैर उन्होंने अपनी गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया कि जो स्टांस हमारा 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था वही अब भी है। पूरी कतियत के साथ उन्होंने पूरे जोर के साथ पूरी कतियत के साथ किया। जी सुमेरा, तो जब दो जुमलों में बात खत्म कर दी जाए और उसके बाद वो बड़े एक होता है अल्फाज और एक होता है बॉडी लैंग्वेज, तो मुझे दोनों आज उनके बहुत सिंक्रोनाइजेशन के अंदर लगे हैं कि वो बहुत तसल्ली से उन्होंने जवाब दिया। कोई गुस्सा नहीं, कोई वो नहीं, प्रेशर नहीं, कोई किसी किस्म का मिसमैच, कोई टोन नहीं था। उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से भी आपको जवाब मिल जाएगा। और जो भी उस सहाफ़ी का सवाल था, उन्होंने कहा कि
हमारा वही स्टांस है जो 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। और 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत क्लियरली तमाम बातों को डिनाई किया कि ना कोई डील हो रही है और ना कोई डील हो रही है और ना कोई मुज़ाकरात पाक फौज कर रही है, ना उनका मैंडेट है। किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी से पार्टी ने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अपने साथियों से करे, अपने सियासी जमातों से करे। तो ये पहला तो एक बड़ा आज की हेडलाइन थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उनसे ये भी सवालात हुए कि इलीगल स्पेक्ट्रम के हवाले से और अंदरूनी जो है खलफशार, आप यकीन जाने उसका सबसे ज्यादा आपका जो बैरूनी दुश्मन है वो आपके अंदरूनी खलफशार का फायदा इस वक्त उठा रहा है। आज बांग्लादेश भी काफी डिस्कशन के अंदर रहा, मगर यहाँ किसी ने ये नहीं देखा कि 50 साल पहले जो झूठ के बीज बोए गए थे और जिस झूठ के बीज के ऊपर साल हर साल फसल काटी गई है आपके पड़ोसियों की जानिब से, पाकिस्तान को ताने भी दिए जाते रहे। उस वक्त बहुत कम लोग हकीकतों से वाकिफ है कि 24,000 तो टोटल पाकिस्तान की फौज की मशरकी पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट थी, मगरबी पाकिस्तान की, मगर वो कौन से ऐसे दाना स्कॉलर्स इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने 24,000 को 90,000 कहा। ये किसी ने हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। मगर वही बात है कि आपका दुश्मन आपके यहाँ आर्टिकल राइटिंग पर, आपके यहाँ सोशल मीडिया यूजेज के ऊपर, आपके यहाँ बुक राइटिंग पर इतना इन्वेस्ट करता है कि उन्होंने हकीकतों को बहुत सारे लेयर्स अंडर लेयर्स कारपेट के अंदर उसकी स्वीपिंग कर दी, उसको धकेल दी। मगर कहते हैं कि हराम हो या झूठ हो या कत्ल हो तो वो उस छत पर चढ़कर नाचता है। वो एक दिन होता है कि वो खुद लोगों को बताता है कि हाँ मैं यहाँ हुआ हूँ। आज 50 साल के बाद लोगों ने उस हकीकत को सामने आते देखा, लोगों ने देखा एक मरतबा फिर हिंदुस्तान का बल्कि किरदार सुमेरा पिछले दिनों तो शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र भी किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हाथ को आज वही किस तरीके से निकली है अपने मुल्क से। तो बात यह है कि जो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो भी इसी तरह एक दिन होगा, सच्चाई सामने आएगी और आई होप कि जल्दी आएगी। जल्दी जल्दी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद बातें करते हैं। मैं चाहूँगा आगे जो अगला मरहला है वो ज़रा फास्ट फारवर्ड हो जाए, ज़्यादा बातें हो सके। छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ ही रहिएगा। क्या आप जानते हैं किसी भी मुल्क में साजगार आबो हवा के लिए 25% रकबे पर जंगलात का होना लाजमी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता 76 बरस के दौरान जंगलात 44% से कम होकर 5% रकबे तक महदूद रह गए हैं। क्या माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या हम अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में देख सकते हैं? हमारी गफलत हमारी आइंदा नस्लों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तो आए सब मिलकर तहफ़्फ़ुज़े जंगलात और शजरकारी को फरोग़ दें। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाएं। दरख्त लगाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि कश्मीर हमारी शारग है और मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी रवा रखे जाने वाला सलूक, उस पर हम तो बोलते ही रहेंगे। हमारा ये फ़र्ज़ है, ईमानी तकाज़ा है, कौमी फ़र्ज़ है। लेकिन वो जो उधर की बात पे इधर की बात पे हुकूक इंसानियत के चैम्पियन बनते हैं, उनको भी इसका एहसास करना चाहिए। इसके साथ ही बात करेंगे फ़ारूक अख्तर साहब, आज आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे DGISPR साहब की। आप ये बताइएगा, जिस तरह सुमेरा ने ब्रेक से पहले ये बात कही कि बड़ी आपने खुद बल्कि जुमला का कतियत के साथ, तो क्या ये जो हम इसके ज़रिए ये चलता फिरता जो हमारे हाथ में पुर्जा है, इसके ज़रिए न जाने कौन सी बात कहाँ से जोड़ के आज दिखाई भी गई कि तस्वीर कोई है, फुटेज कोई है और फटाफट इसके ज़रिए कर दिया जाता है। इसका तदारुक कैसे होगा? जवाब साहब देखिए, जब भी DGISPR साहब ब्रीफिंग करते हैं तो नए सवालात पैदा होते हैं और बाज़ सवालात के ऊपर और उनके जवाब के ऊपर बहस भी होती है।
मुख्तलिफ तरीक़े से, मुख्तलिफ ज़राए से। सुमेरा साहिबा ने जो सवाल किया था बहुत ज़रूरी था वो सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल था जो उन्होंने किया, जिसके जवाब में उनको पूरी वो सवालात जो उनके गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे थे, इनके सवाल के जवाब में वो पूरी तरह वजाहत के साथ सामने आ गया, उनको जवाब मिल गया। बिल्कुल। एक बात जवाब साहब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, वो जो डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे थे और उन्हें आज भी इसी हवाले से कहा, तो बात ये है कि ये शायद हाँ किसी और ने किया था सवाल, तो कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, किसने करना है, ये कौन करेगा, ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बहुत कदरे मलफूफ अंदाज से और उन्होंने कहा कि ये तो कानून ने करना है ना, मतलब ये कि हमने तो बता दिया है, पॉइंट आउट कर दिया है, सबके सामने है, इसकी इस्लाह किसने करनी है, इस्लाह अहवाल कौन करेगा। तो उन्होंने कहा ये तो अब कानून का काम है, जज़ा और सज़ा तो जी हाँ, नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है, किस शोबे की है, किस अदारे की है, ये इशू था उनका कि ये तो कानून ने करना है, हुकूमत ने करना है, हमने तो बता दिया है। उन्होंने कहा कि हम भी इस बारे में देख रहे हैं, लेकिन इससे आगे की बात जो है वो ये है, इस बात के अंदर तो उनका एक शिकवा भी था या निशानदेही भी थी, याद दहानी भी थी कि जनाब ये कुछ करें इसका। एक और बात भी है कि देखें, इस सारे अरसे में सोशल मीडिया पर बतौर ख़ास जो करैक्टर असैसिनेशन और जो मनफी प्रोपेगेंडा अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ है, उसका एक इम्पैक्ट तो है, चाहे मुख्तसर हो, लेकिन एक इम्पैक्ट तो है। अब उसकी डिलीट कर दी है जी, ट्वीटें डिलीट कर दी, कहते ट्वीट्स डिलीट कर दी गई हैं। हाँ अच्छा, तो अच्छा, अब ये सारा लेकिन इम्पैक्ट की बात है ना, इम्पैक्ट की बात है, जी हाँ, वो जी हाँ जिसके ज़हन में, हाँ, अब तेरे ज़हन में ही बुतखाना हो तो क्या कहिए, उसका क्या करेंगे। हाँ, तो बार आप गोएबल्स की तरह झूठ बोलते रहेंगे तो वो सच बन जाएगा। तो इसके अंदर अब ये है कि उसकी बहाली के लिए, उसकी इस्लाह के लिए जो डेंट पहुंचा रहे हैं की कोशिश वो कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन करेगा और क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये नो डाउट बहुत बड़ा पॉइंट है कि किसने करना है और क्या करना है। ठीक है, जहाँ तक बांग्लादेश की, वहाँ पर कोई ब्रीफिंग में बात नहीं हो सकी और ग़ालिबन उसकी वजह ये थी कि सारी करंट सिचुएशन थी, खबरें आ रही थी, उसके अंदर ये बात भी थी कि जनाब शायद वो खालिदा ज़िया साहब को तकरीर करना चाह रही है, हाँ करना चाह रही है, कौन से खिताब, तो उसके बारे में तो देखा सर यही कहा जा सकता है कि वो इंडिया चली गई हैं, ठीक है जी, कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, वो तो वहाँ पर ही हो गया, ठीक है जी। लेकिन इससे एक बात और भी है, उससे एक बात और भी है कि देखिए कि जज्बात को ताकत के ज़रिए नहीं रोका जा सकता। ये एक मिसाल यहाँ पर इस खित्ते के इलाके के लोगों ने कायम कर दी है कि जज्बात को और हक़ाइक़ को ताकत से नहीं रोका जा सकता, ये मिसाल ज़रूर कायम हो गई है। बस मैं ये अर्ज़ करना चाहता था। सलमान गनी साहब, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर जो जुल्म रवा रखा गया बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानियों के साथ और उन इंतहाई इज़्ज़त माँ बुज़ुर्गों के साथ जो तब कहते थे कि नहीं पाकिस्तान एक ही रहेगा, और जो सीना सपर थे पाकिस्तान मुखालफों के सामने, उनका जो हाल किया गया वो तो अल्लाह भी पूछेगा, लेकिन क्या समझते हैं, मकाफात अमल नहीं है ये? सही साहब, इस हवाले से मैं दो बातें करूँगा। एक तो आप तारीख को सामने रखकर जिस शख्स ने भी पाकिस्तान के साथ, जो शख्स भी जिस अंदाज में भी गद्दारी का मुर्तकिब हुआ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और आप सब कुछ समझ रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ उसका अंजाम बहुत खौफनाक हुआ, शर्मनाक हुआ। और दूसरा, मैं हमेशा करप्शन के हवाले से कहता हूँ कि पाकिस्तान का माल यतीम के माल की तरह है, वो खाना बड़ा आसान है और हजम करना बड़ा मुश्किल है। और आज जब बांग्लादेश के अंदर जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई, ये वहां पर नौजवानों का एक रद्द-ए-अमल था और एक मुसलसल रद्द-ए-अमल ने एक लीडरशिप को पसपाई पर और रुसवाई पर मजबूर किया। और जिस अंदाज में वो बांग्लादेश से गई हैं, ये इबरत है दुनिया भर के हुक्मरानों के लिए। और रबी फारूक साहब ने जहां बात खत्म की है
देखें, बात यह कि अवामी रद्द अमल को ताकत और कुव्वत के जरिए रोका नहीं जा सकता, उस पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता, और हुकूमतें डिलीवर करने के लिए होती हैं। देखें, मामला क्या था? मामला ये था कि वो 71 की आज़ादी की अपनी जंग को, आज़ादी के जिन्हें हीरो करार देते थे, वो कौन थे? वो मुक्ति बानी के लोग थे और उनकी फौज में शामिल थे। तो बात है कि उनके बच्चों के लिए तो 30% कोटा, और वहाँ के आम बंगाली नौजवान वो बेचारे डिग्रियां हाथ में लेकर नौकरियों के लिए दरबदर हो रहे थे, और वो लोग जिस अंदाज में निकले। और आप देखें कि ये तारीख कैसे खुद को दोहरा रही है कि वहां पर पाकिस्तानी परचम लहराया जा रहा है। जी हाँ, जो थे, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। की तारीख हम पढ़ते हैं तो 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम बंगाल में हुआ था। यस, और बंगाल के अंदर पाकिस्तानियत की तहरीक की अरूज पे थी। और मैं समझता हूँ कि अब हसीना जो गई है वहां पर हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम का बायस बनेगा, और हमें भी इससे सबक लेने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो सोशल मीडिया की बात हो रही है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आप लाहौर में भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। हमारे कुछ अहबाब थे जो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान को खैर मुस्तहकम करना चाहता है। अब मेरा ख्याल दुश्मन कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहा है जो हम खुद पूरी नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर से वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात कर रहे थे? वो कौन सा अंसर था जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बात कर रहा था? वो कौन सा अंसर है, वो माइंडसेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो पाकिस्तान की रियासत और रियासती अदारों को टारगेट करता नजर आ रहा है? और सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो आखिर एक खातून जब 11 लाख अकाउंट चला रही है तो पाकिस्तान के अदारे कहाँ खड़े थे? मैं समझता हूँ कि सबको आईने पाकिस्तान की तरफ लौटना चाहिए, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। Yes. और कश्मीर के वाले से मैं एक बात वादे कर दूं, देखिए ये नरेंद्र मोदी कहते थे कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो उनका अंग अंग जो है वो कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानियों की तारीख रकम करके तोड़ दिया कि आज वो कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा करके भी 10 लाख फौज वहां लगानी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि वो तहरीक दबने वाली नहीं है, कश्मीरी झुकने वाले नहीं है, कि आज भी कश्मीर एक बड़ी जेल है। क्या आप, मैं या दुनिया भर के साथी वहां पर मकबूजा कश्मीर पे जा सकते हैं? और जरूरत किस बात की है? देखिए असल काम करने का क्या है? असल काम करने का है बैरूनी महाज। क्या वजह है कि जब ये 5 अगस्त 2019 को ये खसूसी हैसियत का खात्मा हुआ तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कौम को लाके 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करने का तो कह दिया, लेकिन खुद खामोश हो गए। देखें, आप जब यूएन के अंदर हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाता है तो बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज में कश्मीर काज की बात करता है, लेकिन हमारा मेरा ख्याल बुनियादी काम यह है कि जब तक हम भारत का और खास तौर पे मोदी का फाशिस्ट चेहरा दुनिया को नहीं दिखाएंगे कि दुनिया की बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है वो मुस्तफावादी के अंदर हो रही है। आज हम फलस्तीन की बात करते हैं कि वो वहां पर 40,000 लोग शहीद हो गए, लेकिन ये जो कश्मीरियों की कुर्बानियों की तारीख है ये 1 लाख से बढ़ गई है जी, लेकिन वो कुर्बानियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ ये बर्रे सगीर का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। आलमी बरादरी को इस पर अपना रोल अदा करना चाहिए। रिजवान रजीज साहब फरमाइएगा, वो अम्माद गजनवी साहब ने लिखा था कि एक हसीना थी और आपने लिखा हसीना भाग गई। चले इस पे बाद में आते हैं, लेकिन मुझे ये फरमाइए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आपने पहले भी आगे लेके चले गए, आज ये भी बता दिया गया कि कौन मुहिम चला रहा है, कहाँ से चला रहा है, मजमूम मकासद क्या है, गवादर बलोचिस्तान की बात हुई, ये सारी चीज़ें हमने क्या किरदार अदा करना है? देखिए मुझे वक्त दीजिएगा इसके ऊपर। DGISPR ने पिछली दफा ये नहीं कहा था कि जिसने भी 9 मई किया था वो उसकी माफी मांगे, इतना नहीं कहा था। इसके आगे भी उन्होंने एक फिक्रा कहा था और उसकी सजा भी भुगते। हम बड़ी कन्वीनियंस के साथ अगला फिक्रा जो है ना वो नजरअंदाज कर देते हैं कि वो कौन से माफी मांग ले तो इसका मतलब है वो पाक पवित्र हो जाएगा। नहीं पाया, उसकी सजा भी भुगतनी है साथ में। एक तो बात ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये है कि इस वक्त अमेरिका में बैठ के जो शख्स PTI का सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है, अगर जाके आप उसके प्रोफाइल में देखें तो जो ट्रंप का इलेक्शन था
उस ट्रंप के इलेक्शन में ट्रंप की पार्टी ने उसे एज ए कंसल्टेंट हायर किया हुआ था। यानी ट्रंप के पिछले इलेक्शन को, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि उसे बैरूनी कुव्वतों ने मैनूवर किया था, उसके अंदर वो यके अज कॉन्ट्रैक्टर था। उसके बाद आप ब्रेग्जिट पे आ जाइए। ब्रेग्जिट जो हुआ है वो बरतानिया के जितने भी संजीदा हल्के हैं वो उसके पीटते हैं कि ये सोशल मीडिया मैनूवरिंग हुई है, और बरतानिया के अंदर से सारे यूरोप के गोरे निकाल दिए गए हैं। इस वक्त बरतानिया के अंदर तारीख में पहली मर्तबा डबल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन गई है, और महंगाई जो है उसका दौरा है। बरतानिया के अंदर जो मौजूदा होने वाले फसादात हैं वो इस अमर का नतीजा समझे जा रहे हैं। तो जिसने ब्रेग्जिट करवाया था, जिस ग्रुप ने, उसका भी यके अज कॉन्ट्रैक्टर वो शख्स था। यार इतने बड़े माहिरीन सोशल मीडियम के ऊपर पॉलिसी साजी के अंदर और नरेटिव बिल्डिंग के अंदर लगे हों, आप कहें कि मैं अपने एक ट्विटर हैंडल के साथ या 1.5 लाख फॉलोअर के साथ फेसबुक पे क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूं, जहां पे इतनी बड़ी बड़ी कुव्वतें हायर की गई हो फॉरेन फाइनेंसिंग के साथ। तो भाई ये बड़े लोगों के करने का काम है। हमारा काम यही है जो मैं यहाँ पे बैठ के आपको निशानदेही कर रहा हूँ कि भाई देख तो लीजिए वो साहब जो चला रहे हैं ये सारा काम, वो किस किस के कंसल्टेंट। अच्छा रजी साहब आपके एक दोस्त हुआ करते थे, अब्राहम उनके नाम के साथ है। आज उन्होंने ट्वीट किया जी कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है वैसे ही यहाँ ऐसे ही किसी को मौका नहीं मिलेगा, हरगिज 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 नहीं। एक ही ये बात है ना। अच्छा, इसके अंदर मैं जरा एक सवाल और कर लूँ सर, रजी साहब प्लीज, कि सर कुछ क्या ख्याल है इम्पैक्ट आएगा वहाँ से किसी तरीके से, किसी भी हवाले से कोई इम्पैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान पर होगा उसका? कहाँ से? बांग्लादेश। देखिए मैं इसके सिलसिले में अर्ज करूं, आप 90 की दिहाई उठा के देख लीजिए। मैं फारूक अख्तर साहब तवज्जो का मुतकाजी हूं आपकी। आप 90 की दिहाई को उठा के देख लीजिएगा। 90 की दिहाई के अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ अलायंसेस थे। जमात इस्लामी एक अलायंस के अंदर होती थी, वो अलायंस हुकूमत में आता था, जमात इस्लामी उस अलायंस में से निकल जाती थी, 2 साल के बाद उस अलायंस की हुकूमत खत्म और एक नई पार्टी की हुकूमत जो उनके मुखालिफ थी वो आ जाती थी। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन कर लीजिए। उसके ठीक 1 साल के बाद यही तारीख, यही जमात इस्लामी, यही खालिदा ज़िया पावर में आती है, और वो जमात इस्लामी उसी तरह पावर में आने के बाद हुकूमत से निकलती है और खालिदा ज़िया साहब की हुकूमत खत्म हो जाती है। ठीक। यहाँ की पॉलिटिकल चेंज वहां पे रेप्लिकेट हुआ करती है। ये बात तारीख से साबित है। मैं आपके साथ बैठ के दसियों ऐसी मिसालें आपको 71 के बाद की अर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह लगता है तो वहां पे जरनैल साहब जो है वो बूटों के तस्मे का नहीं। तो सर रजी साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां पर आर्मी चीफ साहब अब तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर इसी तरह का आएगा? नहीं कहते यहाँ से वहां जाता है, वहां से यहाँ नहीं आता। आप मेरी बात पूरी हो जाने देते तो जी प्लीज। अब मसला ये है कि यहाँ पे वो काम जो पहले हो चुका है 9 मई के बाद 5 अगस्त को, वो उसी दिन उसका रेप्लिकेट वहां पे हुआ है। ये रिवर्स नहीं होना, वहां पे हमें रेप्लिकेट किया जाता है। मैं पूरी 90 की दिहाई की आपको मिसाल देके बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए वहां से रिवर्स इंपैक्ट इधर नहीं आता, यहां से इंपैक्ट उधर को जाता है। तो ये बात ज़हन में रख लीजिए। मैं उन लोगों की तलाश में हूं जो पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश मॉडल लाने की बात किया करते थे और कौमी हुकूमत की बात किया करते थे। मैं लोगों की तलाश में हूं। आज का उनका दलील मैं सुनना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही देखिए, मैं दोबारा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लौटता हूं। जो उन्होंने बात कही ना कि ये देखना चाहिए उन कुव्वतों को। मेरा ख्याल है कि उनको हमें इस वक्त जो कुछ यूके में हो रहा है, जिस तरह वहां पे 24/7 अदालतें खुली हुई हैं और फसादियों को पकड़ के जेलों में ठोंसा जा रहा है, और एक बच्चा जो है, एक नौजवान जो है, वो एक स्टोर से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का एक पैक जो है वो लेके निकलता हुआ वो आया है तस्वीर के अंदर, और 12 साल के लिए उसको जेल में भेज दिया गया है। और हजारों बच्चे पकड़े जा चुके हैं और दिन रात वहां पे 24/7 अदालतें वो उनको जेल में भेजते जा रही हैं। तो ये भी किसी को देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जवाब तराश किए जाएं
कि जी वो खवातीन हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनके बच्चे हैं उनको छोड़ दिया जाए, और वो जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं और जो आके यहाँ पे लॉबिंग करते हैं, जिनके सफारतकार मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं कि वो कैदी नंबर 804 के लिए कुछ रायतें आप भी सजेस्ट कर दें, उनको जरा अपने घर के ऊपर भी नजर डालनी चाहिए। और हमारे अदारों को भी वहां से सीखने की जरूरत है कि जो शर पसंद होता है उसको दुनिया का कोई मुआशरा माफ नहीं करता। 238 फौजी तनसीबात के ऊपर 9 मई को हमला हुआ और हम इसे माफ नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान रजी आपका। जनाब सलमान गनी, थैंक यू वेरी मच। फ़ारूक अख्तर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और सुमेरा की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, फिर भी गायबाना वंस अगेन शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है, अभी जिस तरह कहा गया ना कि ये नहीं होगा। चले बांग्लादेश का मॉडल जो बड़ा आजकल कर रहे हैं, मैं आज सुबह से देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था, इतने भी कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो भी हुआ, किसी ने फौजी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने वहाँ के जना हाउस या मुजीब हाउस पे हमला तो कर सकता है, मुजीब हाउस पे ऐसी कोई चीज़ नहीं की। आर्मी चीफ का नाम लेके किसी ने कुछ नहीं कहा। वो जो उनके फौजी है ना, उनके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि वहां तो बड़ा कुछ हो सकता था, ग्लोरीफाई किया जा रहा था, मुक्ति बानी को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, पाकिस्तान के दुश्मनों को। वो आ गए ना सब। यहाँ ऐसा नहीं होगा और ना होना चाहिए। और मैं तो 10 बस्ता फिर गुजारिश करूँगा, रिजवान रजी साहब ने तो बात ही ख़त्म कर दी ना कि माफ़ी मांगे लेकिन सज़ा फिर भी मिलेगी। मैं तो कहूँगा कश्मीर इशू, इस पे बोलिए, गाज़ा की सूरत हाल पे बात कीजिए, और अपने मालो मता वाले जो हैं उनको कहिए ना कैसे कोर इश्यूज़ पे कुछ पैसे लगाए, कोई लॉबिंग कीजिए, वरना ऐसा ना कीजिए जो दिल ज़ख्मी कर दे और मुस्तरब कर दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, किसी भी आफत से महफूज रखे और हमें इसकी खिदमत की तौफीक दे, आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।